गुनाहों का देवता। चैप्टर 8। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदन का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिंटी सुधी किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवा में रस भर गया। अच्छा आ गए चंदन। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदन है, सुधा ने कहा। चंदन, बुआ आ गई और कमरे में बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदन बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ। बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखते नहीं हम पूजा की धोती पहने हैं। ई की है सुधा। सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदन चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेगी। चंदन अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा, बिंटी को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजी से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदन को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर बैठ गई और चंदन की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदन ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पायचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा पापा ने हमें कुछ बताया नहीं, सुधा घबराकर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गांव कौन रहा है? चंदन ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? चंदन को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदन, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा। मैं नहीं जा आऊँगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चली जा, देखो हम भी पकड़ लाते हैं। बड़ी झक्की है यह, कहकर सुधा उठी और फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुँह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी कि मुस्कुराए या रोए ये तय नहीं कर पा रही थी। देखो चंदन देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिंटी, मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदन ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी पर हाँ गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे। यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदन ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह चोटी छोड़कर? सुधा बोली। यह देखो दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदन इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिंटी है इसका नाम। क्यों रे? महुआ बिंटी थी क्या वहाँ जो बुआ ने बिंटी नाम रखा है? वह पहला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली नमस्ते।
वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदन और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदन और भी हंसने लगा। बिंती, ए बिंती, बुआ की आवाज़ आई। बिंती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदन बोला, क्या हाल चल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने? सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदन ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी? क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिंती आई। उसने हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदन के सामने रख दी। ना भाई, नहीं खाएंगे, चंदन ने इनकार किया। बिंती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ ना करें। तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदन मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिंती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदन हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिंती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये, चंदन बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदन, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमें से नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरीब पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का टेस्वर आया। हमें मालूम होता कि ये मुँह जोशी हम के ऐसी नाच नचई हैं तो हम पैदा होते गला घोट दे। हरे राम, अक्का सिर पर उठाए हैं। कई घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई। ये बोलत नाही जैसे सांप सो गंगवा हुए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदन को जरा भी उम्मीद न थी। चंदन चौंककर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा, तुमने बुआ बिंटी को मार डालेगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंटी ने पूजा का पंचर पात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंटी पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई, पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा, पालत बखत बोल गए, मर गए रहो तो अपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमारे मुंह पर ये हत्या कहाँ डाल गए? ऐसी कुलछनी की पैदा होते ही बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदन से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिंती ऐसी है कि ना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि असुआ डरा रही है? ये सब चोचला अपने को दिखाओ जाए के 2 महीना और है, बहन से उधियानी ना जाओ। अब भद्रता
सीमा पार कर चुकी थी। बिंटी, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिंटी सिसकते हुए अंदर आई। स्टडी रूम में देखा कि चंदन है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फुट फुट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करने की अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएगी ये सुधा? कल जाएगी पापा। अब बिंटी को कभी मत भेजना इसके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परोसो। चंदन, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना। आज भर की तकलीफ है। चंदन ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चलना जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने लगी। बिंटी रो रो कर तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। डबी जमान जाने क्या बकती जा रही थी। यही घंटी की भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था।